जय हिंद। आज हम क्लास 11th मैथ के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने उससे केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि आखिर समुच्चय होता क्या है, कहाँ पर हम उसे देखते हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैंने कुछ चीज़ों के बारे में भी समझाया था कि सुपरिभाषित क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़। तो वो आप अगर देख लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा होता है कि हम जान जाते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे बचपन में भी ये भी आप कर लिए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और इससे साथ में ये सिंबल के बारे में यानी संकेतों के बारे में भी पता चल जाएगा और कुछ चीज़ों के बारे में एक उदाहरण के साथ समझ लेंगे तो थोड़ा सा ये अच्छे से समझ आएगा आगे आने वाला वीडियो में। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, एक तरह से ये सब जो है वास्तविक संख्या ही है, वास्तविक संख्या में ही ये सारा संख्या आता है। तो देखिए पहला होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो भी हम गिनती एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अनंत तक चलते रहता है। और इसका इंग्लिश देखिए नेचुरल नंबर है, पहला क्या है एन, इसलिए इसको एन से सूचित कर देते हैं। उसी तरह से दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कुछ नहीं, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। जीरो से अगर हम गिनती स्टार्ट करते हैं यानी जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या करते हैं, यानी 0 1 2 3 4 जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। और तीसरा आता है पूर्णांक, इंटीजर। तो पूर्णांक में क्या होता है, जीरो तो लेते हैं और उससे आगे वाला 1 2 3 4 5 लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में इसमें क्या हो जाता है कि माइनस भी आ जाता है, जैसे 0 -1 -2 -3 उल्टा भी चलने लगते हैं। इसमें सीधा तो जाते हैं लेकिन उल्टा भी चलने लगते हैं, तो ये हमारा पूर्णांक हो जाता है। और इसी कारण पूर्णांक दो तरह का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक जीरो से इस साइड वाला जितना दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सूचित करने के लिए i प्लस या z प्लस सूचित लिखते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक को -1 -2 इस तरह से चलते हुए जीरो से जस्ट पहले तक, यानी कि जीरो से उधर नहीं जाना है, जीरो से उधर धनात्मक हो गया, तो इसे हम सूचित करने के लिए आई पे माइनस लगा देते हैं, जेड पे माइनस। तो एक तरह से यहाँ पे देखिए, क्या इसको याद करने का ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हम इस वर्ड को याद कर ले, अगर नेचुरल तो नेचुरल का एन लिख दिए, होल इसका डब्ल्यू लिख दिए, इंटीजर का आई लिख दिए, और धनात्मक में अगर प्लस लगा देंगे, प्लस यहाँ लगा देंगे, ऋणात्मक रहा तो माइनस लगा देंगे, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब देखिए वास्तविक संख्या, ये सब जो पढ़ते हैं सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। यानी वास्तविक में हम बोल सकते हैं परिमेय और अपरिमेय को मिला करके दुनिया में जितने भी संख्या है वास्तविक, वह सब परिमेय और अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो वही परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला करके जो भी है दुनिया में, या ऐसा कोई भी शब्द एक ठो होता है कम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर, उसको छोड़ करके वो आप 12th में देखेंगे। तो यहाँ पे अभी बस उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ वास्तविक संख्या जो भी नंबर है सब का सब वास्तविक, कुछ भी ले लीजिए, जैसे √3 ले लिए तो ये भी वास्तविक है, भले ये एक अपरिमेय में आता है लेकिन यह अपरिमेय वास्तविक में आता है। तो यह एक अपरिमेय ले लीजिए 1/2, तो वह भी वास्तविक है, बाद में परिमेय है। तो सभी परिमेय और अपरिमेय, और अब सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखिए परिमेय संख्या फिर भी समझा देते हैं, जो P/Q के रूप में रहता है, ठीक है, और ये दोनों क्या होता है पूर्णांक होता है, तभी उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 1 भी लिखेंगे तो 1/1, 4 भी लिखे तो 4/1, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल 1/3, यहाँ पे √4 लिए क्योंकि इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो 2 आएगा, -2 आएगा, दोनों परिमेय संख्या है। और उसी तरह अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या फिर किसको नहीं तोड़ा जा सकता, देखिए यहाँ पे √3 को नहीं, 5 एक अपरिमेय संख्या, ये 10th में भी सीखे थे। और ये सब जो दिख रहा है 1.33 यानी चलता रहता है, भागा लगता ही नहीं है, एक ही नंबर रिपीट होता है तो भी उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा परिमेय संख्या को सूचित करने का सिंबल क्यू आ जाता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि भले यहाँ पे है रेशनल लेकिन यहाँ पे क्यू, इसको क्यू क्यों लिखा, क्योंकि रियल नंबर का भी आर हो जाता है, और इसका भी आर लिख देता तो पहचान में नहीं आता कि परिमेय है कि अपरिमेय, इसलिए इसका एक अलग सिंबल क्यू रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या को, तो अपरिमेय संख्या को सूचित करने के लिए R - Q लिखे हैं, मतलब जो भी वास्तविक संख्या में है
उसमें से हम एक परिमेय संख्या को हटा दिए, यानी q को हटा दिए, r में से उसको माइनस कर दिए यानी निकाल दिए, तो हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये दो याद कर लीजिएगा। और देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं। सम संख्या तो जानते होंगे, जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाए सम, जो 2 से नहीं कटे वो विषम। और थोड़ा सा आ जाता है इसके बारे में, देखिए भाज्य संख्या। वैसे देखिए ई सिंबल थोड़ा सा बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होता है? जिसको यानी जिस संख्या को हम 2 से अधिक संख्या से भाग दे सकते हैं उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम 2 से अधिक संख्याओं से भाग नहीं दे सकते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या में देख लीजिए, ले लिए जैसे 4, तो 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कट जाएगा 4 बार में, 2 से भी कटेगा 4 बार में, और 4 से 1 बार में, तो 3 संख्या हो गया। कुछ भी ले लीजिए, जैसे 12 ले लिए, 12 में 1 से भाग लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं, 3 से, 4 से, 12 से। तो देखिए इसका 2 से अधिक हमारा यहाँ संख्या से भाग लग रहा है, तो ये हमारा भाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या क्या होता है? तो जिस संख्या को हम 2 से अधिक संख्याओं से भाग नहीं दे सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन सबको देखिए थोड़ा, इसको हम केवल 2 ही संख्या से भाग दे सकते हैं। एक तो 1 से 2 बार में कटता है, और एक तो 2 खुद को काट सकते हैं एक बार में, तो इसका केवल 2 ही भाज्य हो गया। देखिए 3 को भी 2 ही संख्या से भाग दे सकते हैं, 1 और 3 से। तो वैसा संख्या आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे 11 बना लिए, 9 नहीं हुआ। क्यों नहीं 9 हुआ? क्योंकि ये 3 संख्या से कटता है, 1 से, 3 से, 9 से, तो इसलिए ये इसको नहीं लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि 1 नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। क्यों नहीं है? क्योंकि भाज्य का क्या कहता है कि 2 से अधिक संख्याओं से कट जाना चाहिए, तो 1 तो केवल 1 से ही कटता है। और अभाज्य में क्या होता है? कम से कम 2 से कटना ही है। तो 2 से जब कटना ही है तो 1 ही से कटता है, इसलिए उसको ना तो भाज्य बोला गया है ना तो अभाज्य, उसको केवल विषम संख्या बोला गया। तो ये सब देख लीजिए, ये सब तो वैसे आप लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। जिसे आता है बहुत अच्छा है, और जिसे नहीं आता है वो कम से कम आगे बढ़ सकेगा, इसलिए मैंने इन सभी को बता दिया। वैसे ही इसमें सिर्फ इसका यूज होगा हमारा कि नेचुरल नंबर कहीं पे लिखा रहेगा तो उसको n से सूचित करेंगे, पूर्ण लिखल रहेगा तो w से सूचित करेंगे, और इंटीजर यानी पूर्णांक रहेगा तो i या z से सूचित करेंगे। धनात्मक पूर्णांक तो i प्लस z प्लस, ऋणात्मक पूर्णांक i माइनस z माइनस। और वास्तविक संख्या रहा तो उसको रियल नंबर करते हैं। और ध्यान रखना है कि रियल नंबर में सभी संख्याएं आ जाता है, ठीक है। जितना भी संख्या अभी तक आप पढ़ रहे थे, टोटल संख्या वास्तविक संख्या, चाहे कुछ भी बोल दीजिए। और परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, आप 9th में भी इसको पढ़े, 10th में भी पढ़े, परिमेय और अपरिमेय संख्या। और भाज्य संख्या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, और ये प्राइम नंबर। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब इंग्लिश ही याद कर लीजिए, इसी से हम सिंबल निकाल लेंगे। और कुछ का अलग है, जैसे परिमेय और अपरिमेय, तो ये सब का थोड़ा सा याद कर लेंगे। तो आपको जैसा लगे कि आपके अनुसार सूट कर जाए आप पे, तो उसके अनुसार आप इसको याद करिए या फिर इसको याद कीजिए, यानी इंग्लिश याद कर सकते हैं या फिर इसको। तो अब यहाँ पर हम कुछ संकेतों को देख लेते हैं जो समुच्चय में यूज होता है, तो एक एक करके इसको समझिए। सबसे पहला आता है 2 डॉट, जिसको सच देट बोलते हैं, ऐसा है कि हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सच देट मतलब होता है कोई शर्त बताना। जैसे आपका दोस्त आपसे बोल रहा है कि मैं स्कूल आ रहा था, कि ऐसा है कि बीच में पापा की परी ने ठोक दिया आके, तो वहाँ पे जो शर्त बताए कि उसने पापा की परी ठोक दी, तो वहाँ पे हो गया ऐसा है कि। सच देट में जैसे बोले कि x, सच देट x एक प्राकृत संख्या, ये हो गया मैथ में। तो यहाँ पर देखिए x सच देट मतलब x का मान बताना है, और x पे शर्त लगाया है कि ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 ये सब, तो जो ये लगाया ये शर्त लगाता है उसी को सच देट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है बिलोंग्स टू, से संबंधित है। बिलोंग्स टू का मतलब समझिए, जैसे एक थैला में हम 5 गेंद रख दे और आपको 5 पर अलग अलग कलर का आपसे उठाने बोले, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप कोई भी उससे गेंद निकाले, तो जो आप गेंद निकाले वो किससे संबंधित है? उस झोला से, यानी उस झोला में वो था और वहाँ से आप उठाए तो वो गेंद उसी झोला से संबंधित था, ठीक है। जैसे a बराबर
ले लेते हैं 1 2 3 और यहाँ से एक ठो निकाल लेते हैं एक। तो एक हम किससे निकालें? इससे। तो ये एक जो है किससे संबंधित है? ए से। इसको हम नहीं भी निकालते तभी पूछते कि बताइए एक किससे संबंधित है? तो एक इसमें है इसलिए इसी से संबंधित है। समझ गए? संबंधित मतलब जिस चीज़ से हम जहाँ से मान निकालते हैं या जहाँ से कुछ चीज़ निकालते हैं, जैसे आप अपने जेब से पैसे निकाल रहे तो पैसा किससे संबंधित है? आपके जेब से। तो वहाँ पे बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। अब तीसरा देखिए लेस देन। इस चारों के बारे में आप नीचे क्लास में भी पढ़े हैं। लेस देन मतलब होता है छोटा। जैसे हम बोल दें कि x का मान 4 से छोटा है, तो x का मान 4 से छोटा 4 नहीं है, 4 से छोटा तो कौन कौन हो सकता है? 3 2 1 0 -1 ये सब इससे छोटा है। इस तरह चलते जा रहा है। अब इस पर एक और शर्त लगा दें कि x सच दैट x 4 से छोटा है लेकिन प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे 1 2 3 केवल लिखेंगे जब प्राकृतिक बोल दिया तो सच दैट बता दिया शर्त, और यहाँ पे x बता दिया ये लेस देन कि 4 से छोटा, और ग्रेटर देन में 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कौन? 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल देन से छोटा और बराबर, यानी इसमें यानी कि यहाँ जैसे x लेस देन इक्वल देन 4 देते तो 4 भी ले सकते हैं और 4 से छोटा दोनों लेना है तो 4 भी लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया लेस देन, और बराबर भी लेते हैं यानी x बराबर 4 भी लेना और 4 से छोटा भी लेना। उसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल देन से बड़ा और बराबर है, यानी ग्रेटर देन में क्या होता है? जैसे x ग्रेटर देन 5 तो x का मान 5 से बड़ा और 5 भी ले सकते हैं, जैसे 5 6 7 8 इस तरह चलते रहेगा क्योंकि यहाँ शर्त नहीं लगाया है कुछ। तो ये सब सिंबल जो कि समुच्चय में यूज होता है इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब इसी से संबंधित आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो में या आगे आने वाले रेगुलर वीडियो में अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी देखेंगे, और कुछ उस क्वेश्चन देखने के बाद कुछ प्रकार यानी कि समुच्चय का क्या क्या प्रकार हो सकता है इन सभी के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये सब क्लास थोड़ा सा था जो कि पिछले वाला था, तो ये सब थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताकि आगे आने वाला क्लास अच्छे से समझ। वैसे तो समुच्चय सभी का सभी समझ आएगा क्योंकि एक बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि ये ज़िंदगी से रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।